हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, आइए हम लोग जानते हैं इसको। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो मनोविज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक शब्द साइके और लोगोस दो शब्दों से मिलके बना है। तो ये दोनों शब्द कौन से हैं? ग्रीक शब्द हैं। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। तो एक तरीके से अगर कहा जाए कि जो मनोविज्ञान होता है एक ऐसा विषय है जो आत्मा और मन का अध्ययन करता है। तो आत्मा और मन का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वो जो है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान कहलाता है। तो अभी तक तो ये बात बोली जा रही थी कि मतलब आत्मा और मन का अध्ययन जो करता है वो विज्ञान जो होता है मनोविज्ञान कहलाता है। परंतु आगे जैसे जैसे इसमें रिसर्च होती गई और चीज़ों के नाम आए इसमें, तो जैसे फिर इसके बाद ये बोला जाने लगा कि जो मनोविज्ञान होता है वो अनुभव और व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। तो ये जो मनोविज्ञान की अब जो है परिभाषा यहाँ बदल गई, क्या हो गया? अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करने वाला मनोविज्ञान, ठीक, मनोविज्ञान बोला जाता है। तो शुरू में कहा गया साइके और लोगोस, ये जो दो शब्द क्या थे? ये ग्रीक से मतलब ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो साइके और लोगोस ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके पश्चात जो है ना, शुरू में बोला क्या 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 कहा गया? आत्मा और मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान बोला गया। बाद में क्या कहा गया? अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करने वाला विज्ञान, ये कहा गया। आगे अब और देखते हैं। मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ पे देखिए फिर से कुछ बातें और आगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ये कहा गया। तो ये मनोविज्ञान का ये अन्य मतलब रूप जो है यहाँ पे आगे स्पष्ट हुआ। फिर इसके पश्चात मनोविज्ञान को यद्यपि एक बहुत पुरानी विद्या शाखा मतलब मानी जाती है, फिर भी एक आधुनिक विज्ञान मतलब ये मतलब बोला जाता है। तो इसमें जो खास चीज़ जो है वो ये बताया जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो मनोविज्ञान में जो 1879 में ही जो लिप्जिंग यानी जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापित की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है कि कब हुई है? 1879 में। और कहाँ पे हुए? जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि इसका अर्थ क्या है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिर शुरू में क्या था, बाद में क्या नाम हो गया, ये सब चीज़ें आपको जानना है यहाँ पर। फिर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो प्रथम प्रयोगशाला जो बनी थी वो किस ईयर में बनी थी, तो हम बताएंगे 1879 में, लिप्जिंग में, जर्मनी में। ये जो है आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। फिर इसके पश्चात मनोविज्ञान की कुछ चीज़ आपने जानी। फिर इसके पश्चात जो है मनोविज्ञान का विकास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये आपको किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आया कहाँ से? मनोविज्ञान हम लोग सीख रहे हैं तो मनोविज्ञान मतलब ये कहाँ से डेवलप होते, किस तरीके से अब मतलब अब तक हो पाया है, कितना विकास का हो पाया है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो शुरुआत में अगर देखा है तो पहले क्या था? तो मनोविज्ञान में तो आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ जो माना जाता है कब से माना जाता है? 1879 में, जब विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। तो इसमें जो एक नाम पूछा जाता है कौन सा? विलियम वुंट। ये जो होते हैं ये लिप्जिंग जर्मनी में इन्होंने जो है प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप देखिए इसका विकास देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। फिर इसके वीडियो के पश्चात सबसे लास्ट में हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो देखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वीडियो में बने रहिए और कुछ चीज़ें जो हम अभी बता रहे हैं पहले उसको सीख लेते हैं, फिर इसके मेन पॉइंट्स हम बताएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले इसमें किया 1879 में विज्ञान प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला स्थापित की विलियम वुंट के द्वारा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया? विलियम वुंट ने सचेतन अनुभव के अध्ययन में ये इन्होंने रुचि ली और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा जो है मन की संरचना की मतलब का इन्होंने विश्लेषण किया है। तो इसमें क्या क्या बताया इन्होंने? सचेतन अनुभव में इन्होंने रुचि ली। सबसे ज़्यादा मेन का फोकस किस पे था? सचेतन अनुभव।
और फिर इन्होंने क्या बताया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि अंतर्निरीक्षण विधि, मतलब अपने अंदर अपने मन के अंदर झांकने की मतलब जो एक मेथड है उसका उन्होंने विश्लेषण किया। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यही है कि अंतर्निरीक्षण मतलब स्वयं अपने ही अंदर निरीक्षण करना। तो इसलिए मन की संरचना का इन्होंने जो है विश्लेषण किया, इसलिए इन्हें जो है संरचनावादी भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुंड कौन थे, तो आप बताएंगे स्ट्रक्चरलिज्म में जो है संरचनावादी हैं उनमें उनसे संबंध इनका है। तो इन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने मन की संरचना का विश्लेषण किया था। इसके पश्चात अगला देखते हैं, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स। इनके बस पश्चात जो है विलियम जेम्स आए, और ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रकारवादी उपागम का विकास किया। तो ये कहाँ थे, इन्होंने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला स्थापित की, और प्रयोगशाला में कुछ समय बाद ही इन्होंने जो है मन का अध्ययन किया, और उन्होंने इनको क्या बोला गया, प्रकारवादी फंक्शनलिस्ट उपागम का विकास किया इन्होंने। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम जेम्स का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे प्रकारवादी उपागम से संबंध इनका है। फिर इन्होंने इसके पश्चात अभी आपने देखिए वुंड के बारे में देखा, फिर विलियम जेम्स के बारे में देखा। अब अगला जो मनोविज्ञान में अगला जो आगे विकास होता गया उनमें जो है मेन मुख्य है, तो वो जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जो इसमें जो ये नाम बहुत ही फेमस नाम है। ये गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, यानी कि पूर्ण, कंप्लीट, ठीक है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रूप में वुंट ने संरचनावाद के विरुद्ध में, मतलब ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के किसके विरुद्ध में आया, ये वुंट के संरचनावाद के विरोध में आई, ठीक है, ये जो विचारधारा है। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए पूर्ण मतलब संपूर्णता को देखना अति आवश्यक है। जब हम पूरी दुनिया को अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, हमें हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो एक समग्र होना चाहिए, समस्त योग मतलब होना चाहिए। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ना, अगर मान लीजिए ए आपको बनाना है, तो ए बनाने के लिए पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर इधर तिरछी लाइन खींचेंगे, फिर बीच में अगर एक लाइन खींचेंगे, अगर देखा जाए तो इसमें 3 लाइनें हैं। लेकिन अगर जैसे हम ए इस तरीके से हम बना रहे हैं, और इसमें अगर हम कहें कि ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन है, लेकिन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जो लोग परिपेक्ष में जो सोचते हैं, विचार करते हैं, उनका कहने का मतलब है कि ये 3 लाइन नहीं है, ये एक कंप्लीट ए बना हुआ है। या तो ऐसे ऐसे बना दिया जाए, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो वो 4 इस तरीके से कर्व नहीं बोलेंगे, इनको कहते हैं कि ये गोला है। तो समग्र सोचने का मतलब ये है। तो इन्होंने जो है, जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये सोचते हैं, और समग्रता का सिद्धांत इनसे संबंधित है। फिर इसके पश्चात जो है संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक अन्य विचारधारा जिसका नाम है व्यवहारवाद। इसके पश्चात कौन सा आया, कौन सी विचारधारा है, व्यवहारवाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरिज्म इसको कहते हैं। और 1910 के आसपास जॉन वॉटसन ने मन और चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। इन्होंने मन और चेतना से हटकर उन्होंने जो है क्या बताया, उन्होंने व्यवहार को ज़्यादा फोकस किया। तो इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट योगदान माना जाता है। तो इन्होंने जो है उस चीज़ को नकार के सीधे सीधे व्यवहार पर फोकस किया। और इन्होंने जो इसमें जो मनोवैज्ञानिक आए, जो इवान पावलोव हैं, उनका जो है अनुबंधन का सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस हुआ। तो इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था आगे चल के। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि यहाँ पे जो अगला जो वाद आया वो कौन सा, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, जिसमें जो है व्यवहार के अध्ययन की बात कही गई है। तो ये वॉटसन के द्वारा दिया गया था। फिर आगे इसमें और भी चीज़ें बोली गई, बताई गई हैं। वॉटसन के बाद यद्यपि व्यवहारवाद मनोविज्ञान में कई दशकों तक मतलब ये छाया रहा, परंतु उसी समय उसमें विज्ञान के विषय में कई अन्य उपागम विकसित हो रहे थे। तो जैसे आपने ऊपर वॉटसन के बारे में देखा, गेस्टाल्ट के बारे में देखा, अब इसके पश्चात एक नई चीज़ आई जो बहुत ही ज़्यादा मनोविज्ञान में बहुत फेमस हो गई, और पुरानी चीज़ों को सब कुछ इन्होंने नकारना शुरू कर दिया, और पूरे मनोविज्ञान में तहलका मच गया। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई वो सिगमंड फ्रायड ये आया, और इन्होंने अपनी विचारधारा दी। उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि जो मानव का व्यवहार होता है वो मतलब अचेतन इच्छाओं से, जो मन के अंदर जो दबी हुई जो इच्छाएं होती हैं, अचेतन इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकी हैं, उनके आधार पे जो है उनका व्यवहार जो है होता है। तो इसमें सबसे मेन जो नाम है उनका नाम है फ्रायड, यानी सिगमंड फ्रायड, और इन्होंने अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों का जो गतिशील प्रदर्शन होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। मानव का व्यवहार उन्हीं पर ही जो है कार्य करता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, और इन्होंने अपने मनोविज्ञान का नाम जो है क्या रखा,
मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार कि साइको एनालिसिस थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आप बताएंगे फ्रायड के द्वारा। तो फ्रायड आए, इन्होंने अपनी पद्धति के बारे में बताया। फ्रायड का जो व्यवहार था उन कौन सा था, तो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो मन के अंदर दबी रह जाती हैं, अचेतन इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उनके द्वारा जो है मानव का जो व्यवहार जो है परिलक्षित होता है, जो भी व्यवहार करता है उसकी वजह से होता है। तो ये चीज़ जो है फ्रायड जी ने बताई। फिर इसके पश्चात जो है एक अन्य उपागम आया, मानवतावादी दृष्टिकोण। उन्होंने एक अलग ही विचारधारा दी। तो उसमें जो है कुछ लोग के नाम है, जैसे कि आपको पता होगा, नाम सुना होगा आपने, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। ये मानवतावादी दृष्टिकोण में एक ये नाम और अब्राहम मैस्लो, ये दो लोग का नाम जो है काफ़ी फेमस है। और इन्होंने क्या बताया कि मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनको विकसित की जो उद्यम लालसाएं होती हैं एवं आंतरिक विषयों से मुखरित होने की इच्छाओं पर बल दिया है इन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जो मन के अंदर स्वतंत्र कामनाएं होती हैं उनके द्वारा जो है मानव का विकास होता है। फिर इन्होंने कई सारी चीज़ें और भी बताई। उनका तर्क था कि व्यवहारवाद जो है वातावरण की दिशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है, जो मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा को न्यूनानुमान करता है तथा मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताई। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के उपागम में विविध पक्ष तथा संरचनावाद के पक्ष संयुक्त होकर, फिर जब उन्होंने ये बताया कि कई सारे गेस्टाल्ट में बताया कि समग्रता को उन्होंने बताया, और वुंड के बारे में भी बताया कि उन्होंने किन किन चीज़ों पर बताई। तो सारी चीज़ को फोकस करने के पश्चात जो है उन्होंने ये बताया मानवतावाद का मतलब जन्म हुआ, और उन्होंने अपनी थ्योरी दी। अब्राहम मैस्लो और ये कार्ल रोजर्स, दोनों का अलग अलग योगदान रहा। फिर इसके पश्चात कई सारी चीज़ें और भी आई। तो कुछ लोगों ने तो मिल के एक साथ काम करना शुरू किया। तो उसमें जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की अगर हम बात कहें और ये संरचनावाद की बात कहें, तो इन दोनों का संयुक्त होकर एक नए जो है परिदृश्य की बात हुई, उसको कहते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, संज्ञानात्मक परिदृश्य। तो इसका विकास हुआ। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो संज्ञान की पहली बात, तो इसमें बात बताई कि ना जो भी चीज़ हैं इस दुनिया में, जैसे संज्ञान का मतलब ये बताया गया कि चिंतन, समझ और प्रत्यक्षण, स्मरण करना, समस्या समाधान और अन्य मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं। ये सब तो संज्ञान में आती हैं। इनके आधार पर व्यक्ति जो है सीखता है और हमारी इस नए ज्ञान का सृजन करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं संज्ञान से संबंधित एक नई विचारधारा आई। तो ये जो भी चीज़ मतलब व्यक्ति देखता है अपनी दुनिया में, जो चीज़ विकास होता है, वो जो भी चीज़ सीखता है तो वो इन सब के द्वारा सीखता है, इसलिए उनका नाम संज्ञान दिया गया। तो आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनुष्यों को सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अन्वेषणों के द्वारा अपने मन को की सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखता है। तो ये चीज़ जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो गया। तो इस विचारधारा में कुछ चीज़ें और भी इसमें जोड़ी गई। तो इस विचारधारा को कभी कभी क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है, क्योंकि बाल विकास के विषय में एक नाम बहुत फेमस है, पियाजे का सिद्धांत, मानव मन के विकास का निमित्त परक सिद्धांत इसको कहा जाता है। फिर जो इन्होंने सिद्धांत ये दिया कंस्ट्रक्टिविज्म का, इसको आगे किसने बढ़ाया, रूस के एक बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं वाइगॉट्स्की का नाम बहुत ही फेमस है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ये जो है 2 पॉइंट जो है काफ़ी खास इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये इन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि जो मानव मन का विचार जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें मन को वयस्कों एवं बच्चों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक निमित्तियों के रूप में देखा जाता है। ये चीज़ बहुत ही फेमस है, ये वाइगॉट्स्की से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन जो दी हुई है, तो ये चीज़ आपको समझना है कि सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होती हैं, अंतःक्रियाएँ होती हैं, इनसे संबंधित जो है इनका सिद्धांत था वाइगॉट्स्की का। फिर इसके पश्चात जो है ना, जहाँ पे अब दोनों में थोड़ा कंपेयर अगर करने की बात कही जाए कि पियाजे और इनमें जो वाइगॉट्स्की, दोनों में क्या फ़र्क था, तो इन्होंने बताया कि जहाँ पियाजे मानते हैं कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, इन्होंने पियाजे जी ने ये बोला हुआ है कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, जबकि वाइगॉट्स्की का मत है कि मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निमित्त है तथा वयस्कों एवं बच्चों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उद्भूत होता है। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खास इम्पॉर्टेंट है, जो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे समझ में आता है। यहाँ पे
यहाँ तक तो हो गया मतलब मनोविज्ञान के विकास की बात। अब हम भारत में देखेंगे कि कैसे इंडियन परिप्रेक्ष्य में जो है इसका विकास हुआ, पहले कहाँ से आया ये सब चीज़ें। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि क्योंकि विदेशों में सबसे पहले पाश्चात्य ही मनोविज्ञान की ही बात अगर की जाए तो वहाँ पे पहले डेवलप हुआ और फिर वहाँ की विचारधारा को धीरे धीरे भारत में मतलब लाया गया। तो इसमें योगदान अगर बोला जाए तो वो पाश्चात्य मनोविज्ञान का ही योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। विदेशों में जो काम हुए उसके पश्चात ही हमारे यहाँ भारत में भी शुरुआत हुई। तो भारत में भी कैसे कहाँ शुरुआत हुई, तो सबसे पहले अगर देखा है तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ था, जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया, प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ हुआ और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। अगर हम ये बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में शुरुआत हुई थी। फिर इसके पश्चात कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही जो है ना 1916 में प्रथम विभाग, अब देखिए 1915 में तो वो स्टार्टिंग होगी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापित दर्शन शास्त्र विभाग में थी। बाद में 1916 में ही जो है प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कर दी गई। ये ध्यान दीजिएगा, पहले दर्शन शास्त्र से ही जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे मनोविज्ञान जो है विभाग की अलग से स्थापना हो गई। और फिर 1938 में जो अगला जो है अप्लाइड साइकोलॉजी का भी विभाग प्रारंभ कर दिया गया। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना चेंज होती चली गई और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर SN सेन गुप्ता, ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे अगर देखा जाए भारत में इनको लाने का है, SN सेन गुप्ता, जो वुंड के प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने जो है इसको यहाँ पे भारत में लाए थे। फिर इसके पश्चात जो बोस जी थे उन्होंने मतलब प्रोफेसर जी बोस जो हैं उन्होंने जो है फ्रायड के मनोविश्लेषण से जो है ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने जो बोस जी ने उनसे प्रशिक्षण प्राप्त थे, तो ऐसे क्षेत्र में कार्य के मनोविज्ञान को आरंभिक विकास में इनका योगदान रहा कहाँ पर, भारत में। तो ये दो लोग का नाम है SN सेन गुप्ता, एक ये हो गए, दूसरे हो गए यहाँ पर प्रोफेसर जी बोस, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत पे इन्होंने ये काम किया, उससे प्रभावित थे, उन्होंने उनका प्रशिक्षण प्राप्त थे इनसे, तो इन्होंने ये शुरू किया। अब इसके बाद जो कुछ मेन पॉइंट और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रोफेसर बोस ने जो है इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की, कब की, 1922 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना किस ईयर में हुई, ईयर पूछा जा सकता है, और किसने की, तो बताएंगे आप प्रोफेसर बोस, ये इनका नाम फेमस है। फिर इसके पश्चात मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान का प्रारंभिक केंद्र रहा। कौन सा विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय, यहाँ पर रिसर्च और उसको पढ़ाने का मतलब जो भी शुरुआत हुई मनोविज्ञान की मैसूर विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में हुई, और ये जो है इसके रिसर्च के प्रारंभिक केंद्र बने। फिर इसके पश्चात धीरे धीरे जो है इसका विकास और होता गया, और उसमें जो है एक नई चीज़ में जो उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त की गई, और यहाँ पर मनोविज्ञान का जो है एक केंद्र खोला गया, अनुसंधान केंद्र, अध्यापन का केंद्र, अनुसंधान और अनुप्रयोग के अनेक केंद्र खोले गए। तो ये जो है मेन जो नाम है इसमें उत्कल विश्वविद्यालय, जो कि आप जानते हैं उड़ीसा से संबंधित, भुवनेश्वर मतलब उसका नाम रखा गया उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, और दूसरा नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यहाँ पे इसमें जो है इनको सहायता प्रदान की गई इसके विभाग के लिए। फिर इसके पश्चात जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या चीज़ें भारत में और भी की गई हैं। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, फिर इसके बाद इंडियन एक्सपीरियंस, ये पूरा नाम है इनकी पुस्तक का, और ये इन्होंने जो है प्रकाशित करी। ये पूछा जा सकता है लेकिन ना आप देख लीजिए, क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, इनके विकास में बहुत सारी चीज़ें आती गई साइकोलॉजी के विकास में। तो इन्होंने जो है क्या किया, भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान की इतिहास को खोजा इन्होंने। फिर इसके पश्चात जो है उनके अनुसार प्रथम चरण स्वतंत्रता की प्राप्ति पर ऐसा चरण था जब प्रयोगात्मक, मनोविश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान पर बहुत बल था, और इसके पश्चात जो जिससे पाश्चात्य देशों का मनोविज्ञान के विरोध विकास में परिलक्षित हुआ था। तो इसमें जो है ये प्रथम चरण था, इसमें ये सारी चीज़ें जो है इसमें। फिर दूसरे चरण में क्या हुआ, 1960 में 60 तक भारत में मनोविज्ञान की विविध शाखाओं में विस्तार का समय था। इस चरण में भारतीय मनोवैज्ञानिकों की इच्छा थी कि भारतीय पहचान के लिए पाश्चात्य मनोविज्ञान को भारतीय संदर्भों में जोड़ा जाए।
तो ये सब चीज़ें जो है जो भी पहले की जो चीज़ें थी उनमें जो है विदेशों की चीज़ों को भारत में लाने की कोशिश की गई और उनमें जो रिसर्च का कार्य होता गया। ठीक है, फिर इसके पश्चात जो है भारत में मनोविज्ञान 1960 में भारतीय समाज के समस्या केंद्रीय अनुसंधान में सार्थक हुआ। अब यहाँ पे 1960 की बात है, मनोविज्ञान भारत में भारतीय समाज के लिए समस्या केंद्रित अनुसंधानों के द्वारा सार्थक प्राप्त हुआ। समाज से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती गई उनमें भी ना मनोविज्ञान का काफ़ी योगदान रहा और भारत में विकसित होता गया। फिर इसके पश्चात 1970 के अंतिम समय में देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ। तो देशज मनोविज्ञान यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि देशज मनोविज्ञान का उदय कब हुआ, तो आप बताएंगे 1970 में हुआ। तो 1970 में देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ। इसके पश्चात और किस तरीके से विकास हुआ आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि समाज में जब चीज़ें आ गई तो समाज की समस्याओं से संबंधित अलग अलग चीज़ें और भी हो गई, जैसे तंत्रिका, जैविक एवं स्वास्थ्य विज्ञान, इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया गया। फिर इसके पश्चात ये कोशिश की गई इसका अप्लाइड पार्ट भी देखा जाए तो विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में भी जो है इसका योगदान होने लगा। तो कुछ मेडिकल चीज़ों में भी इसका योगदान होने लगा। तो मनोविज्ञान का जो है कई सारी शाखाएं यहाँ पे उत्पन्न होती चली गई। तो नैदानिक मनोविज्ञान जैसे इसका नाम रखा गया। चिकित्सालय में अगर देखा है तो ना कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जिनका डायग्नोस करने में जो है ना यूज़ होने लगा। तो यहाँ पे नैदानिक मनोविज्ञान का भी विकास हो गया। तो इस तरीके से जो भारत में और विदेशों में भी किस तरीके से विकास हुआ ये आपने देखा। इसके पश्चात जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपको बताए थे कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। ये टू द पॉइंट है, आप इसको याद भी कर सकते हैं और आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहला पॉइंट है वो वही जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि 1879 में विलन वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल रट के जाना है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। फिर इसके पश्चात 1890 में अगर देखें तो विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक प्रकाशित की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम में अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ही मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अगर पूछी है तो विलियम जेम्स ने दिया है। सन 1890 की ये प्रकाशित पुस्तक है। फिर इसके पश्चात जो है अगला जो क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है तो उसमें प्रकारवाद की बात कही गई है। तो 1895 में मनोविज्ञान की एक विचारधारा आई, इसको प्रकारवाद कहते हैं। ये 1895 में आया। फिर इसके बाद सन 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण वाद का विकास किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना है। फिर इसके पश्चात 1905 में इवान पावलोव ने इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये हमने आपको उससे पहले ही बताया था कि व्यवहारवादी जो पावलोव हैं, नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला जिससे अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। फिर इसके पश्चात 1905 में बिने और साइमन द्वारा बुद्धि का परीक्षण का जो है विकास किया गया है। एक नाम है बिने और दूसरा नाम है साइमन। तो 1905 में ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, 1905 ईयर इसका। तो ये बुद्धि परीक्षण, प्रथम बुद्धि परीक्षण पूछ लेते हैं कि किसने बनाया, तो आप बताएंगे बिने और साइमन के द्वारा बनाया गया है। फिर 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। फिर 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खोला गया। अभी आपने देखा जब भारत में हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पर वही उसी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर 1922 में मनोविज्ञान का इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। मनोविज्ञान को कहाँ सम्मिलित किया गया? इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में, वो भी 1922 में। फिर इसके बाद देखेंगे 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, ये चीज़ 1924 में ही भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1924 में जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद जो एक पुस्तक है वो लिखी। किसने लिखी है? जेबी वॉटसन। एक बार कई बार पूछा गया है भी, तो व्यवहारवाद अगर पुस्तक का नाम पूछता है तो किसने दी, तो आप बताएंगे जेबी वॉटसन के द्वारा दी गई है। फिर इसके पश्चात 1928 में एस एन सेन एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक जो है उन्होंने लिखी। किसने लिखी है पूछ सकता है? एस एन सेन और राधा कमल मुखर्जी, दो लोग का योगदान रहा। 1928 में उन्होंने लिखी हुई है पुस्तक, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक इन्होंने लिखी है। फिर अगली 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना की गई। 1949 की बात है। फिर इसके बाद 1951 में मानववादी मनोविज्ञान यानी वैज्ञानिक कॉल रोजर्स ने
रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। ठीक है, इनकी जो किताब थी किससे संबंधित थी, वो रोगी केंद्रित चिकित्सा से संबंधित जो है इनकी पुस्तक प्रकाशित की गई। ये 1951 में मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन थे, कॉल रोजर्स, इनके द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। फिर इसके पश्चात जो है 1953 में B.F. स्किनर जो है इन्होंने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की और इसमें व्यवहारवाद के को मनोविज्ञान के एक उपागम के रूप में इससे जो है इनको बढ़ावा मिला। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, इनकी बुक का नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इनकी किताबों के नाम से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेते हैं कि कौन सी ईयर में जो है ये प्रकाशित हुआ। फिर इसके पश्चात जो बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये प्रकाशित हुई। ये दिया किसने था, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी, मानववादी थे ये। 1954 की बात है, ये 1954 में प्रकाशित की गई। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत बार टिक कर लीजिए इसको और इसको याद कर लीजिएगा कि 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई। फिर इसके पश्चात 1955 में बंगलौर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना की गई। देखिए NIMHANS, अगर शॉर्टकट में पूछें तो ये कहेगा, अगर ये पूरा नाम देगा तो इस टाइप से जो है पूछ लेगा। कहाँ पे स्थापना हुई तो आप बताएंगे बेंगलौर में। फिर 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़ की स्थापना की गई। तो ये चीज़ जो है ये रांची की होगी। फिर इसके बाद अगला जो है 1973 में कॉनराड लॉरेंस और निको टिनबर्गेन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशेषता की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला। अब कुछ नोबेल पुरस्कार की बात कर ली जाए तो ना, पशुओं के व्यवहार की उपजाति की विशेषता अंतर्निर्मित शैली के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला, कॉनराड लॉरेंस और निको टिनबर्गेन को मिला 1973 में। फिर इसके पश्चात 1978 में जो है निर्णय पे किए गए कार्य की बात कही तो हर्बर्ट साइमन जो थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर इसके बाद डेविड ह्यूबेल को जो है ना 1981 में मस्तिष्क दृष्टि कोशिकाओं पे शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ नोबेल पुरस्कार जो है पहले के समय में दिए गए हैं। तो अब 1981 में रोजर स्पैरी को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, मस्तिष्क विच्छेदन अनुसंधान के लिए रोजर स्पैरी को मिला 1981 में। फिर इसके पश्चात 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NAOP इंडिया की स्थापना की गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके पश्चात 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, NBRC के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये स्थापना कहाँ की गई, गुड़गांव हरियाणा में की गई। फिर 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णयन के अनुसंधान पर डेनियल कहनेमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में जो है 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ के लिए में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस शेलिंग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए, जो कि किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, जहाँ से ना समझ में आए उसमें आप ना 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में ये चीज़ आ जाएगी। और मेन पॉइंट पे ज़रूर फोकस करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आप ध्यान से इसको समझ के पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।